अब हम लोग बात करेंगे दी मॉब की, और इसको भी किसने लिखा है? जॉन गॉल्सवर्दी ने लिखा है, ध्यान बनाए रखना। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? दी मॉब इज रिटन बाई, दी मॉब किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा इसको लिखा गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी मॉब वाज पब्लिश्ड इन, दी मॉब पब्लिश हुआ था कब? 1914 में, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, दी मॉब इज अ प्ले इन, ये प्ले 4 एक्ट में है। कितने एक्ट में है? 4 एक्ट हैं इसमें। द मेन थीम ऑफ द प्ले इज, इस प्ले की मेन थीम क्या है? मुख्य विषय क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीस एंड वार, इसके अंदर शांति और युद्ध के बीच संघर्ष दिखाया जाता है, ये इसकी मेन थीम है इस प्ले की। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, बोला गया है द प्ले शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये जो प्ले है शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यानी कि इस प्ले में, नाटक में संघर्ष किसके बीच दिखाया गया है? तो स्टीफन मोर और भीड़ के बीच में, स्टीफन मोर एंड द मॉब, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्टीफन मोर बिलीव्स इन, स्टीफन मोर किस में विश्वास करते हैं? तो वो पीस में विश्वास करते हैं, शांति में विश्वास करते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, द प्ले बिगिंस एट, नाटक की शुरुआत कब होती है? तो जुलाई की शाम 9:30 बजे, 9:30 ऑन अ जुलाई इवनिंग। अगला क्वेश्चन कैरेक्टर पे आधारित होंगे कुछ। सबसे पहले स्टीफन मोर इज आ, स्टीफन मोर कौन है? एक संसद सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अगला कैथरीन एज, अगर हम कैथरीन की बात करें तो कैथरीन कौन दिखाई जाती हैं? तो मोर की पत्नी होती हैं, वाइफ ऑफ मोर। ठीक है, जो स्टीफन मोर होते हैं उनकी पत्नी का नाम कैथरीन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलिव एज, ओलिव कौन है? तो मोर की बेटी दिखाई जाती हैं, यानी कि जो हमारे स्टीफन मोर होते हैं इनकी पत्नी का नाम कैथरीन होता है और बेटी का नाम क्या होता है? ओलिव होता है। अगला नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन अगर हम बात करें तो डीन ऑफ स्टुअर कौन है? ये कैथरीन के चाचा हैं, डीन ऑफ स्टुअर, स्टुअर ये कैथरीन से अंकल दिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर जॉन जूलियन कौन है? अगर हम सर जॉन जूलियन की बात करें, ये कौन है? तो कैथरीन के पिता दिखाए जाते हैं। तो स्टुअर जो है वो कैथरीन के चाचा हैं, लेकिन सर जॉन जूलियन जो है वो कैथरीन के पिता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 13 नंबर पे, कैप्टन हार्वर्ड जूलियन इज, 13 नंबर पे बोला गया है कि कैप्टन ह्यूवर्ड जूलियन कौन है? तो कैथरीन के भाई का नाम कैप्टन ह्यूवर्ड जूलियन दिखाया जाता है, ये कैथरीन के ब्रदर होते हैं, भाई होते हैं। अगला 14 नंबर पे, हेलेन कौन है? तो हेलेन ह्यूवर्ड जूलियन की पत्नी का नाम, वाइफ ऑफ ह्यूवर्ड जूलियन, यानी कि जूलियन की जो पत्नी होती है उनका नाम हेलन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एडवर्ड मेंडिप इज, अगर हम एडवर्ड मेंडिप की बात करें ये कौन है? तो मोर के सचिव दिखाए जाते हैं। कौन दिखाए जाते हैं? मोर के सचिव। ठीक है, ध्यान बनाए रखना इसमें, यहां पर इंपॉर्टेंट है जो स्टीफन मोर होते हैं उनके सचिव का नाम क्या होता है? एडवर्ड मेंडिप। अगला क्वेश्चन क्या है, जेम्स होम इज आ, 16 नंबर पे देखो, बोला गया है जेम्स होम कौन है? तो ये एक कौन दिखाए जाते हैं? आर्किटेक्ट होते हैं, वास्तुकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर पे, चार्ल्स सेल्डर कौन है? चार्ल्स सेल्डर सॉलिसिटर हैं। कौन है चार्ल्स सेल्डर? एक सॉलिसिटर दिखाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा मार्क बेस, ये मार्क बेस कौन है? तो बुक सेलर होते हैं। मार्क बेस कौन है? बुक सेलर है। तो आपको पता लग गया होगा, स्टीफन मोर जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैथरीन स्टीफन मोर की पत्नी है, ओलिव स्टीफन की लिटिल डॉटर दिखाई जाती है, डीन ऑफ स्टुअर जो है कैथरीन के अंकल होते हैं, जनरल सर जॉन जूलियन जो है कैथरीन के फादर होते हैं, कैप्टन ह्यूबर्ट जूलियन कैथरीन का भाई होता है, हेलन उसकी पत्नी होती हैं, और एडवर्ड मेंडिप उसके सेक्रेटरी, जो मोर होता है यानी कि स्टीफन मोर होता है उसके सेक्रेटरी का नाम एडवर्ड मेंडिप होता है, जेम्स होम आर्किटेक्ट दिखाया जाता है, चार्ल्स सेल्डर जो है वो सॉलिसिटर, और मार्क बेस की बात करें तो ये कौन है? बुक सेलर है। ठीक है, पुस्तक विक्रेता है। तो सारी का कैरेक्टर हमने एक सांस में आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे एक्ट और सेटिंग की। ठीक है, एक्ट वन की सेटिंग कहां दिखाई जाती है? एक्ट वन की सेटिंग डाइनिंग रूम होता है, थॉमस स्टीफन मूर के घर का डाइनिंग रूम दिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है एक्ट सेकंड की सेटिंग कहां दिखाई जाती है? तो सेम प्लेस इन द मॉर्निंग,
वही स्थान होता है लेकिन टाइम सुबह का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो एक्ट थर्ड की सेटिंग जो है वो कहां दिखाई जाती है, एक एली बिहाइंड थिएटर होता है। ठीक है, एली बिहाइंड थिएटर, थिएटर के पीछे की गली होती है, एली मीन्स होता है गली, बिहाइंड द थिएटर। अगला एक्ट थर्ड सीन सेकंड की सेटिंग कहां दिखाई जाती है, तो बेडरूम ऑफ कैथरीन, कैथरीन के बेडरूम की जो सेटिंग दिखाई जाती है वो एक्ट थर्ड सीन सेकंड होता है। और अगला अगर हम बात करें एक्ट फोर्थ की सेटिंग कहां होती है, तो डाइनिंग रूम, ठीक है, लेट आफ्टरनून, दोपहर बाद, डाइनिंग रूम में दोपहर बाद की सेटिंग दिखाई जाती है। अब अगले क्वेश्चन है हमारे, कुछ प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, इनको देख लीजिएगा। अगर हम प्लॉट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो स्टीफन मूर कैसा व्यक्ति है, तो ये एक आइडियलिस्टिक और पेसिफिस्ट व्यक्ति है, आदर्शवादी और शांतिवादी व्यक्ति कह सकते हो। व्हाट डज स्टीफन मूर अपोज, जो स्टीफन मूर होता है वह किसका विरोध करता है, तो बार का युद्ध का विरोध करता है क्योंकि ये शांति प्रिय व्यक्ति है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज हिज कंट्री प्लानिंग, उसका देश क्या योजना बना रहा है, तो वार अगेंस्ट अ स्मॉल कंट्री, उसका जो देश है वो एक छोटे देश के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द गवर्नमेंट यूज टू जस्टिफाई वार, सरकार युद्ध को सही ठहराने के लिए क्या उपयोग करती है, तो फॉल्स चार्जेस यानी कि झूठे आरोपों का उपयोग करती है, झूठे आरोप लगाती है और इसके बाद युद्ध छिड़ जाता है। व्हाई डज स्टीफन फील पावरलेस, अब जो स्टीफन होता है वो खुद को पावरलेस यानी कि असहाय, मजबूर क्यों महसूस करता है, क्योंकि प्रेशर फ्रॉम फैमिली एंड पार्लियामेंट, परिवार और संसद के दबाव के कारण वो जो है एकदम असहाय महसूस करने लगता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू स्टीफन्स पॉलिटिकल कैरियर, बोला गया है कि उसके राजनीतिक, जो स्टीफन होता है स्टीफन के राजनीतिक कैरियर का क्या होता है, तो वो एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टीफन फोर्स्ड टू डू, बोला गया है कि उस स्टीफन क्या करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इस्तीफा देने के लिए, रिजाइन करने के लिए उस बेचारे को मजबूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज स्टीफन ट्रीटेड बाय द पब्लिक, बोला गया है जनता स्टीफन के साथ कैसा व्यवहार करती है, तो स्टीफन पर अटैक करती है, हमला कर देती है, गद्दार गद्दार कह करके पुकारती है। व्हाट डज स्टीफन डू बिफोर डेथ, मरने से पहले, डेथ से पहले स्टीफन क्या करता है, तो भीड़ को संबोधित करता है, एड्रेस इज मॉब, मॉब मीन्स होता है भीड़। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर पे, व्हाट हैपेंस टू सर्वेन स्टीफन एट द एंड, अंत में स्टीफन के साथ क्या होता है, तो अंत में स्टीफन जो है वो मारा जाता है। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज बुल्ट इन हिज ऑनर, उसके सम्मान में क्या बनाया जाता है, तो उसके सम्मान में बाद में एक स्टैचू बनाई जाती है, ठीक है, एक प्रतिमा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटन ऑन द स्टैचू, स्टैचू के ऊपर क्या लिखा जाता है, तो अपने आदर्शों के प्रति वफादार, फेथफुल टू हिज आइडियल, ये शब्द उसके स्टैचू के ऊपर लिखे जाते हैं। स्टीफन क्रिटिसाइजेस, स्टीफन किसकी आलोचना करता है, हाउस ऑफ कॉमन्स की आलोचना करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर पे, हु अपोजेज स्टीफन्स व्यूज, उसके स्टीफन के विचारों का विरोध कौन करता है, उसके परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स। 38 नंबर का क्वेश्चन है, द प्लेज सोज, बोला गया है कि नाटक क्या दर्शाता है, तो राजनीतिक अर्थात आदर्शवाद बनाम भीड़ मानसिकता, यानी कि पॉलिटिकल आइडियलिज्म वर्सेस मॉब मेंटालिटी। अगला 39 नंबर का क्वेश्चन है, द मॉब रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर जो भीड़ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किसको दर्शाती है, युद्ध समर्थक जनता, बार सपोर्ट, और युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द प्ले हाईलाइट्स, प्ले जो है वो हाईलाइट करता है, नाटक क्या उजागर करता है, तो आदर्शों का साहस यानी कि कैरेज ऑफ आइडियल्स। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। अगर हम इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को देखते हैं दी मॉब को, तो ये कब आया, 1914 में आया। दी मॉब इज अ प्ले, मॉब क्या है, एक प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा। इस प्ले को कब पब्लिश कराया गया, 1914 में। इस प्ले में टोटल कितने एक्ट हैं, यानी कि ये प्ले कितने एक्ट में लिखा गया है, तो ये प्ले जो है वो 4 एक्ट में
लिखा गया है दी प्ले बिगिंस एट, इस प्ले की शुरुआत जुलाई की एक शाम 9:30 से होती है, यानी कि 9:30 ऑन अ जुलाई इवनिंग। फिर 5वें नंबर पॉइंट पे बोला गया है ये जो मॉब प्ले है सोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीस एंड वार, यह नाटक शांति और युद्ध के बीच संघर्ष को दर्शाता है। अगला स्टीफन मोर रिप्रेजेंट्स पीस एंड आइडियलिज्म, स्टीफन मोर शांति और आदर्शवाद का प्रतिनिधित्व करता है। 7वें नंबर का पॉइंट है द मॉब रिप्रेजेंट्स सपोर्ट ऑफ फॉर वार, जो भीड़ होती है मॉब होती है वो युद्ध का के समर्थन का प्रतीक है। स्टीफन मोर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टीफन मोर जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद सदस्य दिखाए जाते हैं। 9 नंबर पे कैथरीन इज स्टीफन मोर्स वाइफ, और जो कैथरीन होती हैं वो स्टीफन मोर की पत्नी होती हैं। एक एक कैरेक्टर को यहाँ से समझते जाना अच्छे से। बोला गया ऑलिव स्टीफन मोर की छोटी बहन है, तो ऑलिव इज स्टीफन मोर्स लिटिल डॉटर, छोटी बेटी है, माफ करना। अगला क्वेश्चन है द डीन ऑफ स्टोर इज कैथरीन्स अंकल, अगर हम डीन ऑफ स्टोर की बात करते हैं तो कैथरीन के चाचा स्टोर कौन है, कैथरीन के चाचा हैं। 12 नंबर पे जनरल सर जॉन जूलियन कैथरीन के पिता हैं, जनरल सर जॉन जूलियन कैथरीन के फादर हैं। 13 नंबर पे कैप्टन ह्यूवर्ड जूलियन कैथरीन के भाई का नाम है। हेलन इज हार्वर्ड जूलियन वाइफ, अगर हम बात करें हेलन की तो ये ह्यूवर्ड जूलियन की पत्नी है, ह्यूवर्ड जूलियन की पत्नी का नाम हेलन है। 15 नंबर का पॉइंट है एडवर्ड मेंडेप इज मोर सेक्रेटरी, स्टीफन मोर के सेक्रेटरी का नाम एडवर्ड मेंडेप है। 16 नंबर का जेम्स होप इज एन आर्किटेक्ट, जेम्स होप एक वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट दिखाया जाता है। और चार्ल्स सेल्डर एक वकील एक सॉलिसिटर है, चार्ल्स सेल्डर कौन है, सॉलिसिटर वकील दिखाया जाता है। मार्क बेस एक पुस्तक विक्रेता यानी कि बुक सेलर दिखाया जाता है। एक्ट एंड सेटिंग की बात कर लें तो एक्ट 1 की सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है, जो है मोर जो स्टीफन मोर होते हैं स्टीफन मोर के घर का भोजन कक्ष सामने, यानी कि ये हम कह सकते हैं डाइनिंग रूम ऑफ मोर्स हाउस इवनिंग, मोर के घर का इवनिंग का समय डाइनिंग रूम का सेटिंग दिखाया जाता है एक्ट 1 में। एक्ट सेकंड की सेटिंग जो है सेम प्लेस में होती है लेकिन ये इवनिंग में होती है, जगह सेम होती है, ये इवनिंग में होती है और ये मॉर्निंग में होती है। अगला 21 नंबर पे एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की सेटिंग जो है वो कहाँ दिखाई जाती है, तो ये जो दृश्य है थिएटर के पीछे गली में होता है, यानी कि एन एली, एली मीन्स होता है गली, बिहाइंड अ थिएटर। एक्ट थर्ड सीन सेकंड की सेटिंग जो है वो कैथरीन का बेडरूम होता है। अगला अगर हम बात करते हैं एक्ट 4 की सेटिंग जो है वो डाइनिंग रूम होती है लेट आफ्टरनून में, ठीक है ना। डाइनिंग रूम भोजन कक्ष के लिए बोलते हैं, दोपहर के बाद की सेटिंग दिखाई जाती है इसमें। प्लॉट की पॉइंट क्या है, अगर हम प्लॉट की पॉइंट की बात करते हैं तो स्टीफन मोर इज एन आइडियलिस्ट, आइडियलिज्म कौन आइडियलिस्ट कौन होता है, आदर्शवादी, और पेसिफिस्ट कौन होता है, शांतिवादी। ठीक है, तो स्टीफन मोर जो है वो एक आदर्शवादी और शांतिवादी दिखाए जाते हैं। 25 नंबर का पॉइंट है ही स्ट्रांगली अपोज वार, वो युद्ध का बहुत दृढ़ विरोध करते हैं, बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हैं। 26 नंबर पे हिज कंट्री प्लान्स टू अटैक अ स्मॉल नेशन, उसके उसका देश एक छोटे राष्ट्र एक छोटे से देश पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। 27 नंबर का पॉइंट है गवर्नमेंट यूजेस फॉल्स चार्जेस टू जस्टिफाई वार, और जो सरकार है वो युद्ध को सही ठहराने के लिए झूठे आरोपों का उपयोग करती है। 28 नंबर का पॉइंट है स्टीफन फील्स पावरलेस ड्यू टू प्रेशर, और जो स्टीफन मोर होता है वो परिवार और संसद के दबाव के कारण स्वयं को असहाय महसूस करता है। अगला हिज फैमिली अपोजेस हिज एंटी वार व्यूज, उसका परिवार उसके युद्ध विरोधी विचारों का विरोध करता है। अगला 30 नंबर का पॉइंट है ही क्रिटिसाइजेस द हाउस ऑफ कॉमन्स, वह हाउस ऑफ कॉमन्स की आलोचना करता है। 31 नंबर का ही फेसेस पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड अटैक, उसे जनता द्वारा आलोचना और हमले का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद 32 नंबर पे ही इज फोर्स टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन, उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगला बोला गया है हिज पॉलिटिकल कैरियर कम्स टू एन एंड, उसका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाता है। अगला ही एड्रेसेस एन एंग्री मॉब, वह क्रोधित भीड़ को संबोधित करता है
और अंत में क्या होता है, ही किल्ड बाय द मॉब, अंत में भीड़ द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। 36 नंबर पे स्टैचू इज बुल्ड इन हिज ऑनर, उसकी याद में एक स्टैचू बनाई जाती है और उस स्टैचू के ऊपर लिखा जाता है फेथफुल टू हिज आइडियल। इंस्क्राइब का मतलब गुदा हुआ, लिख देना ऑन द स्टैचू, उसकी प्रतिमा पर उसके अपने आदर्श के प्रति निष्ठावान यानी कि फेथफुल टू हिज आइडियल ये लिखा होता है।